नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। आचार संहिता से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया। 40 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर किए गए। एक डिप्टी एसपी का ट्रांसफर निरस्त भी किया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से इसे लेकर के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। 5 दिन में तीसरी बार डीएसपी की तबादला सूची आई है। बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। 8 एडिशनल एसपी के तबादले हुए हैं। एक एडिशनल एसपी का तबादला निरस्त किया गया है। गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। पुलिस के बेड़े में प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया गया है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां पर 48 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। दौसा में रवि प्रकाश शर्मा, नांगल में चारुल गुप्ता, बांदीकुई में रोहिताश देवंदा और साथ ही साथ मानपुर में दीपक मीणा की तैनाती की गई है। तो लालसोट में उदय सिंह मीणा को डीएसपी लगाया गया है। लालसोट की जिम्मेदारी डीएसपी के तौर पर उदय सिंह मीणा संभालेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरसीए की राजनीति से क्या पराक्रम आउट हो गए हैं। पराक्रम सिंह के चुनाव को आरसीए ने नहीं माना है। आरसीए चुनाव को लेकर नोटिस जारी किया गया है। पराक्रम सिंह को लेकर के यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अध्यक्ष पद के लिए 8 अप्रैल को चुनाव होना है और चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट जारी की गई है। कुल 35 वोटर चुनाव में होंगे। राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह को इस लिस्ट में अध्यक्ष नहीं बताया गया है। चूरू जिला संघ से पराक्रम सिंह ने बीते दिनों चुनाव में अध्यक्ष पद पर चुने जाने का दावा किया था, लेकिन इस दावे को आरसीए की लिस्ट में जगह नहीं मिली है। और इसी बीच ये बड़ी खबर है। सवाल ये कि क्या आरसीए की राजनीति से पराक्रम बाहर हो गए हैं, आउट हो गए हैं। तो आरसीए में अध्यक्ष पद के लिए 8 अप्रैल को चुनाव होगा और राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे जो मौजूदा धनंजय सिंह आरसीए के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और इसी बीच आरसीए की राजनीति को लेकर के यह बड़ी खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी है आरसीए से? एक तरफ है कि चुनाव होंगे और दूसरी तरफ अब जो लिस्ट आ रही है उसमें पराक्रम को क्या शामिल नहीं माना गया है? देखिए हेमंत, जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में राजनीतिक जो उठापटक का दौर जो है वो बीते दिनों से देखा जा रहा है, वो कहीं न कहीं अब आगे बढ़ता हुआ घटनाक्रम के रूप में इसमें नजर आ रहा है कि अब आरसीए के चुनाव होने वाले हैं अध्यक्ष पद के लिए। और इसमें अब धनंजय सिंह जो है वो प्रबल दावेदारी के तौर पर होंगे, जो भी कार्यवाहक अध्यक्ष जिनको रिसेंटली लगाया गया था। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये सामने आई है कि जिन पराक्रम सिंह के नाम को लेकर के जो चर्चाएं तेज थी कि वो भी दावेदारी करेंगे, लेकिन उनके चुनाव से जो है विवाद शुरू हुए थे, वो कमोबेश अब भी लगातार यहाँ जारी है। क्योंकि जब ये वोटर लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है और जो नोटिस आरसीए के चुनाव का यहाँ पर सामने आया है, उसमें चूरू जिला संघ से अध्यक्ष होना पराक्रम सिंह का नहीं पाया गया है। इस लिस्ट में आरसीए ने पराक्रम सिंह का नाम रखा ही नहीं है। पहले जो अध्यक्ष थे मुरारी शर्मा, उन्हीं का नाम इसमें अभी तक रखा गया है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पराक्रम सिंह वो कहीं न कहीं आरसीए के इस अध्यक्ष पद के जो चुनाव हो रहे हैं उसकी रेस में आ ही नहीं सकेंगे। अब वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनके जिला संघ के चुनाव को वैलिड नहीं माना है। और जैसी की ये बात पहले से ही की जा रही थी कि सेक्रेटरी जो है वो उनके चुनाव को मानने से इनकार कर रहे थे। तो अब ये विवाद यहाँ पर जो है वो फिर से सामने आ गया है और इस विवाद को अब कमोबेश जो है ये हो सकता है कि संभवतः ये कोर्ट में भी जाए। और बिल्कुल महेश, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी। हमारा आपका 1 दशक का साथ पूरा हो रहा है। 10 सालों में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हुआ। प्रधानमंत्री की चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने लिखा है, सकारात्मक बदलाव सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी, जिसके अंश हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि सरकार के काम के सार्थक परिणाम सामने आए हैं इस दौरान।
राष्ट्र निर्माण के प्रयास बिना रुके जारी रहेंगे। ये वादा प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ किया है। उन्होंने लिखा है कि बीते दशक में बुनियादी ढांचे का आधारभूत निर्माण किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी देशवासियों से साझा की है और बताया कि लगातार राष्ट्र निर्माण के जो प्रयास है वो अनवरत बिना रुके जारी रहेंगे। बीते दशक में देश के बुनियादी ढांचे का आधारभूत निर्माण किया गया। इस निर्माण को आगे बढ़ाने का काम रहेगा। आपका हमारा एक उद्देश्य 10 साल में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। 10 साल के शासन को लेकर के ये बात उन्होंने लिखी है और आपको बता दें कि वो चिट्ठी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई जो प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम लिखी है। तो प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम ये चिट्ठी लिखते हुए जिक्र किया है कि हमारा आपका एक दशक का साथ पूरा हो रहा है। 10 साल में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हुआ है। सकारात्मक बदलाव सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि सरकार के काम के सार्थक परिणाम भी इस दौरान सामने आए हैं। और अब महासंग्राम 2024 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर को 3 बजे तारीखों की घोषणा करेगा। तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता देश भर में लागू हो जाएगी। कुल 543 सीटों पर चुनाव होंगे, इसका ऐलान होना है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, लिहाजा राजस्थान में भी 25 सीटों पर चुनाव किस तरीके से होंगे, कौन कौन सी तारीख को होंगे, इसका ऐलान होना है। कितने चरण में मतदान होगा, इस बात का भी ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय शनिवार को दोपहर 3 बजे रखा गया है और इसी दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं वे जनता के सामने, देश के सामने चुनावी तारीखों का ऐलान करने वाले। देश का सबसे बड़ा चुनाव, आम चुनाव, और इसकी तारीखों का ऐलान कल होगा। और आखिरकार लंबे वक्त से देश की जनता को जिस बात का इंतजार था वो इंतजार खत्म होने वाला है। 2024 का ये लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में तारीखों की घोषणा के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 16 मार्च को 3 बजे का वक्त तय किया गया। रिपोर्ट देख लीजिए। खत्म होने वाला है देश का इंतजार। शनिवार को जाएगा चुनावी शंखनाद। शनिवार 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शनिवार दोपहर 3 बजते ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर देगा कि किस राज्य में कब और कितने चरण में चुनाव होना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इलेक्शन कमीशन ने इसकी जानकारी दी और इससे पहले चुनाव आयोग की एक बैठक हुई जिसमें चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ये तय किया गया कि कैसे देश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से भी निर्णय लेगा वह स्वीकार है। हमें 7 फेज में करते हैं, 5 में करते हैं, 8 में करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी है। इतना बड़ा ये एक तरीके का ये जो चुनाव का उत्सव है। तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो पिछले करीब 2 महीने से चुनाव आयोग के अधिकारी टीमें बनाकर राज्यों के दौरे करके चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे थे, जिसके बाद ही तारीखों के ऐलान के लिए दिन फाइनल किया गया। देश की बात करें तो 543 सीटों पर चुनाव होगा, वहीं प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान किया जाएगा। माना जा रहा है कि देश में अप्रैल और मई में मतदान कराए जा सकते हैं, जबकि मतगणना मई के आखिरी या फिर जून के पहले हफ्ते में हो सकती है। इसके अलावा ऐसे भी कयास है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश में
2 चरण में चुनाव हो सकता है। पिछली बार भी राजस्थान में 2 ही चरण में चुनाव हुआ था। चौथे और 5वें चरण के तहत राजस्थान में 29 और 6 मई को मतदान हुआ था। 29 अप्रैल 2019 को 13 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 6 मई से 12 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि 23 मई 2019 को सभी सीटों पर नतीजे घोषित किए गए। लोकसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल पूरी तैयारी करने में मैदान में जुटे हुए हैं। प्रदेश की 15 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतार चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने 10 नेताओं के नाम फाइनल किए। अब तारीखों के ऐलान की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है और देखने वाली बात यह होगी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग वैसा ही ऐलान करेगा या फिर कोई बदलाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो शनिवार को आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और बीजेपी भले ही चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, लेकिन दूसरी सूची का अभी भी बेसब्री से इंतजार है। पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें जीतने की चिंता है और साथ ही कई ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट मिलने की बेताबी भी है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर में अजीब सी कश्मकश में नेताजी, किसी को जीत की चिंता, किसी को टिकट की उम्मीद। लोकसभा चुनाव से पहले अमूमन ऐसे हालात सभी पार्टियों में हैं, जहां कुछ नेताओं को जीत की चिंता सता रही है तो कुछ को अब तक टिकट न मिलने की हड़बड़ाहट है। इस बीच शनिवार को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल एक ही है, नेताजी का क्या होगा। बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, पर नेताजी के टिकट पर संशय बरकरार है। बस सवाल पूछने पर सब कुछ आला कमान के भरोसे छोड़ रहे हैं। जयपुर सीट पर रामचरण बोहरा के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की बड़ी दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी किसी और चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। पार्टी का निर्णय है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी निर्णय करेगी उसमें मेरी पूरी सहमति है, पूरी मेरा सहयोग है और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का हर आदेश मानने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। पीपी चौधरी 2014 से 2019 तक की मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री रहे। इस कार्यकाल में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। ऐसे कयास लगाए गए कि उनका टिकट काटा जा सकता है, लेकिन आला कमान ने उन पर भरोसा जताया। पीपी चौधरी को एक बार फिर पाली लोकसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। चेहरे पर आत्मविश्वास की खुशी साफ महसूस की जा सकती है। पीपी चौधरी ने पिछली बार से भी बड़ी जीत का दावा किया है। देखिए, पाली में ये जीत जो हो वो आम जनता की होगी और पिछली बार हम 5 लाख से जीते। आम जनता ने अब की बार सोच रखा है कि 6 और 7 लाख से पाली लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी। बात कैलाश मेघवाल की, जिन्हें उम्मीद है कि पार्टी इस बार उन्हें टिकट जरूर देगी। कैलाश बीजेपी के एससी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष हैं। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सीट से वर्तमान सांसद निहाल चंद मेघवाल के टिकट पर संकट बताया जा रहा है। लगातार 7 बार चुनाव लड़ चुके निहाल के लिए वरिष्ठता ही इस बार बाधा बनती दिख रही है। इसीलिए कैलाश मेघवाल जैसे नेताओं को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अनूपगढ़ की सभापति प्रियंका बानान को भी बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। असहमत हूँ, मुझे विश्वास है पार्टी विचार करेगी। आशा रखनी चाहिए, पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी हमारी माँ है और पार्टी से ही मांगते हैं। मुझे विश्वास है पार्टी पूरा विचार करेगी। और 2024 का जो चुनाव होगा वो एक ऐसा चुनाव होगा, ऐतिहासिक चुनाव होगा। अब मान के चलिए उस समय और गिनते थक जाएंगे, इतने वोट मिलने वाले। मैं आपको बता दूं, लाखों की तादाद में जहां और जो अंतर गत वर्ष था 2019 में था, उससे कई गुना आगे बढ़कर 25 कमल राजस्थान की धरती पर खिलेंगे और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी 25 कमल और नरेंद्र भाई मोदी जी को दिल्ली भेजेगी। बहरहाल बीजेपी 2 बार से राजस्थान में अजय है। उसका अश्वमेध एक बार फिर मैदान में जीत के लिए दौड़ने को तैयार है। बस 10 योद्धाओं का इंतजार है। कल चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही राजस्थान की इंतजामी में चुनावी शोर सुनाई देंगे। नेताओं को टिकट कटने का खतरा सता रहा है। उनके रातों की नींद और दिन का चैन गायब है।
जाहिर है अपनी टिकट बचाने के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर पार्टी के आलाकमान से बड़ा और हो भी कौन सकता है। उसे हर हाल में जीत चाहिए और जीत के लिए उसे जो भी चेहरा पसंद आएगा उसी पर पार्टी दाव लगाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप सेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं कांग्रेस के ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी को लेकर सवाल हैं। कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं डॉक्टर कर्ण सिंह यादव और आज ही डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बड़ी खबर इस वक्त की, डॉक्टर कर्ण सिंह के साथ प्रोफेसर बीएल वर्मा भी बीजेपी का दामन थामेंगे। कांग्रेस के विचार विभाग के प्रमुख रहे हैं बीएल वर्मा। अब बीएल वर्मा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कोटा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति और धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्मा, वे भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अलवर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर जेपी यादव भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस विचार विभाग नीति से जुड़ी रही डॉक्टर नीलम यादव भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। तो डॉक्टर विजय यादव समेत कई ओबीसी के बड़े चेहरे बीजेपी में जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, क्या इसी के साथ ही ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी कर रही है। डॉक्टर कर्ण सिंह यादव कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं दौसा जिले के लालसोट थाना इलाके के थलोज गांव में शुक्रवार की शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जब दो बच्चे पानी के कुंड में डूब गए और जैसे ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी, तत्काल दोनों बच्चों को कुंड से बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। गांव में दो सगे भाई अंकित और कार्तिक मीणा की मौत होने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। बच्चों के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। पूरे गांव का माहौल गमगीन है। दो बच्चे अचानक से चले गए और इस हादसे में दो भाइयों की मौत हुई है। खालडा डाणी जी, अब वो मैं दल लहरी से मतलब तिरपाल तो लग नहीं रहा और वो खेलता खेलता दोनों ना उसके तारबंदी मतलब खाडो खोद देती थी कि चारों तरफ तारबंदी रहते। किस लिए खोद रखा था खड्डा? वो खाडा सिंचाई के लिए खोद रखा है, पॉइंट बना रखा है, लेकिन खाडा तो खोद दिया लेकिन उसकी सेफ्टी नहीं करी, जिस बच्चा गिर गया वो। उधर राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने पर लोगों में खुशी है। वहीं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही आरपीडीए के पदाधिकारियों ने उद्योग और वाणिज्य मंत्री आपको बता दें कि मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आभार प्रकट किया है। एसोसिएशन के सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिलने पहुंचे, आभार प्रकट किया। राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों का यह कहना है कि राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल की दरों में कमी के कारण जहां प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत मिलेगी, तो वहीं सभी जिलों में पेट्रोल डीजल की समान दरें लागू करने से राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी पर भी अंकुश लग पाएगा। जो चर्चा कांग्रेस करती रहती थी कि साहब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही है, वो कीमतें इसी कारण से तो बढ़ती हैं कि जिसके ऊपर सारा सामान जाता है वो डीजल की कॉस्ट के ऊपर वैट जो राजस्थान लगा रही थी वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए इस वजह से कीमतें ज़्यादा बढ़ी हुई थी। और राजस्थान की उस समय की कांग्रेस सरकार को इतनी फुर्सत भी नहीं थी, मुझे याद है आप सब ने आंदोलन उस समय भी करा था, उनको इतनी फुर्सत नहीं थी कि कोई तरीका अपना कर केंद्र सरकार के साथ बात करके कुछ जो अपने अलग अलग ज़िले हैं, जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ कीमतें इतनी ज़्यादा कि 5-6 रुपये ज़्यादा जयपुर से। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार की उन्होंने यह ताकत दिखाई, खबर करी है कि आज मेरा जो डीलर गंगानगर हनुमानगढ़ में बैठा था और उसको जयपुर से 6 रुपये के लगभग आपको डीजल और पेट्रोल महंगा मिलता था, और एक हाईलाइट रहती थी कि साहब भारत में यदि कहीं का भी सबसे महंगा डीजल पेट्रोल है तो वो गंगानगर है। आज निश्चित रूप से आज जब उसको 6 रुपये की जो राहत मिली है, तो ये आप निश्चित मानिए कि इंटर स्टेट जो स्मगलरिंग होती थी और वो नहीं होएगी। और मेरे जो 56% डीलर जो बंद होने के कगार पे थे, जैसे 428 बंद हो चुके थे, और आज जो आपके 56% बंद होने के कगार पे थे, वो निश्चित रूप से उनको संजीवनी बूटी के रूप में मिली है। वहीं पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता मिलनी शुरू हो गई। जैसलमेर में भी 11 लोगों को भारत की नागरिकता मिली है। नागरिकता मिलने के बाद सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए। सीएए लागू होने के बाद इनकी नागरिकता का दरवाजा भी खुल गया था। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। ये
खुशी वतन वापसी की है, ये खुशी खुले में अब जीवन जीने की है। ये लोग पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भारत आए थे, लेकिन अब देश में CAA लागू होने के साथ ही इन्हें भारत की नागरिकता भी मिलनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में अपनी जमीन, घर, इज्जत लुटाकर मुश्किल से भारत पहुंचे इन लोगों की केंद्र ने पीड़ा सुनी और वो किया जिसका इंतजार पाकिस्तान में प्रताड़ना झेल रहे हिंदुओं को लंबे समय से था। 2012 से 2014 के बीच में ये लोग पाकिस्तान से भागकर जैसलमेर में आए थे। उसके बाद से ही इन्हें नागरिकता का इंतजार था, जो अब पूरा हो गया है। 6 महिला और 5 पुरुषों को जैसलमेर कलेक्टर ने नागरिकता दे दी है। की नागरिकता मिलने की बहुत खुशी है, इतनी मेरे को खुशी है जैसे पंछी को पिंजरे से निकलता है ना, उसको आज़ादी से कितनी खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा आज मेरे को खुशी मिली है। बिल्कुल खुशी है, मैंने बहुत खुशी है, मैं बहुत खुशी बैठा हूँ। मोदी साहब रहता है आज बुगेरो काले बुगेरो रहता है। मोदी धन्यवाद गणिदा पहले मोदी ना है वोट। वही सीमांत हिंदू संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए नजर आए। बेहद खुशी है कि आज एक हम ऐसे कार्यक्रम में शरीक हुए हैं जहां पर 11 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिली है। और ये एक ऐसा मौका है जो एक तरफ CAA लागू हुआ है और उसके ठीक चौथे दिन बाद में ये नागरिकता का यहाँ पर एक प्रक्रिया शुरू हुई है। सबसे पहले तो हम CAA कानून का स्वागत करते हैं और इसमें कुछ और राबता है उस पर अपन बाद में बात करेंगे। कलेक्टर महोदय के बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जब मैं मिला और पूरा सहयोग किया और उन्हीं के सहयोग के पात्र आज लगभग 1 साल के बाद मार्च 2023 में टीना राबी जी ने एक नागरिकता कैंप लगाया था। उसके बाद आज 11 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली। इन लोगों के दर्द को शायद कोई नहीं समझ पाए, लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें नागरिकता देकर इनके जीवन की रक्षा भी की है, क्योंकि पाकिस्तान में इनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ होगा आप और हम सोच भी नहीं सकते। न्यूज़ 18 के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। तो मंदिरों में भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल अब बेकार नहीं जाएंगे, उनको दोबारा से खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा खेतों में। और इस अच्छी पहल की शुरुआत राजधानी जयपुर के नगर निगम ग्रेटर की तरफ से हुई है। हर दिन भगवान में आस्था रखने वाले श्रद्धालु भक्तिभाव में मंदिरों में फूलों की माला चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वो बेकार हो जाते हैं। लेकिन जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने एक अच्छी पहल की है, जिसके तहत भगवान को अर्पित की गई फूलों की मालाओं से खाद बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल फसल के उपजाऊ बनाने में किया जाएगा। सबसे पहले इस श्रेडर मशीन में हम सारे हमारे धार्मिक भावना आहत ना हो, तो मंदिरों से घरों से निकलने वाली पूजा की सामग्री है उसके लिए कंपोस्ट मशीन होनी चाहिए। और आज ये कंपोस्ट मशीन लग चुकी है। इसको हमारे श्रम सहायता एनुअलम के श्रम सहायता समूह की महिलाएं हैं जिनको हम स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। पहल के तहत नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर एक स्मार्ट जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट मशीन रखी गई है। मशीन प्रतिदिन 500 किलो तक जैविक कचरे को जैविक खाद को बदलने की क्षमता रखती है। मोती डोंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा का कहना है कि ये पहल धार्मिक परंपरा को यथावत रखने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगी। सबसे पहले तो मंदिर के जो पुजारी और उनसे निवेदन करूंगा कि वो उनके यहाँ पे चढ़ने वाला जो मंत्र पुष्प और दूसरी सामग्री है पत्थर दोने वे यहाँ पे आप इनके ऊपर में देंगे तो हम करीब 10% स्वच्छता की तरफ जाएंगे। पहला प्रयास मेरा तो यही रहेगा कि वो दें। अगर ये मशीन छोटी पड़ेगी तो कोशिश करके ऐसी और मशीनें भी हम बात कर सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम तैयारी में जुटा है। निगम की तैयारियों में इस तरह की मशीनें लगाए जाने से काफी मदद मिल सकेगी और आस्था के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।